Hi viewers, this is me Rivaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। इट्स अ प्लेजर। रिवाहा जी, आपके साथ इंटरव्यू करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, आपने इनविटेशन दिया मुझे। और मुझे पता नहीं है कि आपके यहाँ ईद डिक्लेयर हुई है या नहीं है। आपको, आपके परिवार को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांद मुबारक, ईद मुबारक थैंक यू सो और मच सब कुछ मुबारक। थैंक यू सो मच सर। लेकिन अभी यहाँ पर चांद की अभी तक कोई नज़र नहीं आया। और यहाँ पर यूजुअली ऐसे ही होता है, जब तरावियाँ भी पढ़ ली जाती हैं उसके बाद ये डिक्लेयर करते हैं कि चांद नज़र आ गया है। नहीं तो कुछ लोग तो रोज़ा रखने के करीब करीब चले जाते हैं कि नेक्स्ट डे का भी रोज़ा रख लेंगे तो फिर बता देते हैं कि अगले दिन ईद है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बड़ी लेटेस्ट खबरें आई हैं इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान के रिलेशन में एक बड़ी जो है इन्फॉर्मेटिव तब्दीली आई है। और वो ये है कि आपको पता ही होगा सर कि पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। और वो स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नेक्स्ट मंथ 4-5 मई को एससीओ समिट में आएंगे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। एक डेवलपमेंट ये है, ये पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत अहम कदम है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने का, अपने टाइज को बेहतर करने का। तो इस पर भी आज हम डिबेट करेंगे। और साथ ही आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमें मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की, चांद की। तो मैं आपको भी मुबारकबाद दे दूं कि एप्पल का जो एक शोरूम इंडिया में ओपन हुआ है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद रिवाहा जी। हमारे यहाँ खुले, आपके यहाँ खुले, बात एक ही है। हम आप में बिल्कुल अंतर थोड़े है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये तो आपने पाकिस्तानियों का दिल जीतने के लिए बड़ी अहम बात कर दी है हम तो कब से दिल जीत रहे हैं, आप ही हैं सिर्फ जमीन जीतना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं एक ही लोग हैं। हम तो आज भी मानते हैं। सर आज आप बड़ी इमोशनल बातें कर रहे हैं, खैर है। नहीं, जो सच्ची है, सच्ची बातें इमोशनल होती हैं। जो झूठी होती है वो प्रैक्टिकल होती है। सच्ची बातें तो आदमी भावनाओं से कहता है, जो उसके मन में है वो तो। अब मेरा ऐसा कन्विक्शन है, मेरा ऐसा मानना है। आपके यहाँ पे अपनी थ्योरी है, आपके लोग, आप अपनी थ्योरी पे रहे, मैं उसको गलत या सही नहीं कह रहा। बट मुझे तो अपनी थ्योरी को मानने का अधिकार देंगे ही ना आप। तो मेरा तो मानना है कि आप और हम एक हैं। हमारी हम्म, मिट्टी एक है, हमारी जमीन एक है, हमारी आइडेंटिटी एक है। तो आज नहीं तो कल हमें तो एक होना ही है। थोड़ी सी वो करेंगे, और तब तक मेरी दुआ है कि आपका जो स्टेट है पाकिस्तान, वो भी फले फूले, और आपके यहाँ पे लोगों को जो मुश्किलात हैं वो उसमें कमी हो, उसमें जल्दी से बेहतरी आए, और ईद के साथ साथ अच्छी खुशखबरियां आए, आईएमएफ से आए और जगह से आए। और यही है, कहीं भी इंसानों को कष्ट होता है तो हम सबको ही कष्ट होता है यार। दैट्स हाउ बिल्कुल इट इज। बिल्कुल। सर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने वो आ रहे हैं आपकी तरफ, कैसा महसूस कर रहे हैं? 2011 में हमारी फॉरेन मिनिस्टर आई थी हिना रिबानी खल। तो उसके बाद से दोनों के ताल्लुकात उस कदर जो है वो खुश्क रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं आपकी तरफ, क्या कहेंगे? फॉरेन में वो तो देखिए, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस हुए होंगे कि क्या करें। इनविटेशन तो इंडिया ने बहुत पहले ही दे दी थी कि आप आइए एससीओ में, हमें ज्वाइन कीजिए। क्योंकि एससीओ आपको पता है कि शंघाई 5 से शुरू हुआ, फिर एससीओ 6 बना। उज्बेकिस्तान ने जब ज्वाइन किया इसको, उसके धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन करके एससीओ 8, मतलब आज एससीओ में 8 मेंबर हैं, जैसा आपको पता है। हम्म, और अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है एससीओ, 40% दुनिया की आबादी एससीओ है। और 30% दुनिया की वेल्थ एससीओ है। और वो जो 30% वेल्थ है वो बेसिकली इंडिया और चाइना में ही है। बाकी कंट्रीज का वेल्थ जो है बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंट है। सो एससीओ की सिग्निफिकेंस आप इसी से समझ लीजिए कि मैं यहाँ अलमाटी में बैठा हूँ। ये जो पूरा एरिया है, ये इन्फ्लुएंशियल एरिया जो है, जो रशिया तक जाता है, इट्स रिच विथ मिनरल्स और अदर एनर्जी सोर्सेस। तो इसकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। यहाँ के सारे जो जो एससीओ मेंबर हैं वो अपने इस इकोनॉमिक बेनिफिट का, अपने इस इकोनॉमिक रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी ले जाना चाहते हैं। अब आप एससीओ में आ रहे हैं, तो देखिए आप क्या कहते हैं। अगर आप कश्मीर के अलावा कुछ बात कर पाए तो बात आगे होगी, वरना फिर वही होगा। आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमें गालियां देंगे कि हमने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। और यही होने वाला है।
तो अब उस पे अब वो अगर आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी, जैसे आपको पता है अभी जो इसी एससीओ का जो आर्म्ड डिवीजन का जो मीटिंग हुआ था, उसमें फ्लैग ही लेकर के आ गए, अरे मैप लेके आ गए जिसमें कश्मीर को इंडिया का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। तो आप अगर ऐसे चीजें करेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे, बड़े लोगों के लेवल पे, जहां पे कि सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं जो सीजन्ड माइंडसेट रखते हैं, अगर वो बिहेव कर रहा है एक गली के नुक्कड़ के दादा की तरह, तो फिर दिक्कत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान स्टेट के अंदर बहुत से सेंसिबल लोग हैं। मैं जानता हूँ आपके यहाँ पे बहुत सेंसिबल लोग हैं। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, इट्स फिल्ड विद इंटेलेक्चुअल्स, इट्स फिल्ड विद जिसे आप कह लें थिंकर्स। तो वो तो हैं, आपके अच्छे पॉलिटिशियंस भी बहुत हैं, बहुत से आपके पॉलिटिशियंस हैं जो जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये कि वो आएंगे, उनसे कोई उम्मीद हमें नहीं है। मैं अपनी बात अगर करूं तो उनसे कोई उम्मीद नहीं, कोई विजन है नहीं उनका। वो वो चूंकि आपके यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्राइफ ये चल रहा है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाओ, आप करवाना नहीं चाहते, आप उसको रिवीजन बेंच में भेज रहे हैं। सो देयर इज अ कंप्लीट डिसअरे ना। जब तक आपका देखिए फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन सिर्फ और सिर्फ सॉयल होता है, इंटरेस्ट इंटरनल होते हैं। हम्म। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका इंटरनल इंटरेस्ट है क्या, आपके देश का मुस्तकबिल क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या विजन डॉक्यूमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान की समाज का, ये नहीं कि आपकी सिक्योरिटी का क्या विजन डॉक्यूमेंट है। हाउ डू यू सी द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन नेक्स्ट 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, उनकी माइंडसेट क्या होगी। तो आए, भुट्टो साहब के पास बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है कि कोई बड़ा वो ब्रेक थ्रू का काम करेंगे। आपके यहाँ पे ये डिसीजन हुआ है अपर लेवल पे कि हमें इंडिया के साथ इंगेज तो करना पड़ेगा, वरना आपकी तो वो जो ऑफिशियल पॉलिसी वो ये है कि आर्टिकल 370 का जो स्टेटस है वो आप उसको बहाल कीजिए। उसके बाद ये है कि आप हमसे फिर कश्मीर के ऊपर बातचीत कीजिए और फिर दूसरी चीजों पर बात कीजिए। तो कश्मीर का मुद्दा हमारे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। अब आप उस पर कह लें, फिर आ जाए, आपकी भी बात सुन लेते हैं। आई एम नॉट वेरी होपफुल कि क्या होने वाला है। देखिए, जब तक ना जहन नहीं चेंज होगा, हम्म। जब तक ना दिमागी रूप से चेंज अपनायत नहीं आएगी, ये ट्रांजैक्शन बात करके तुमने ये किया, तुमने वो किया, तू मैं होंगे, वो ठीक है, उस पर कर ले, मुझे कोई वो नहीं। देयर नीड्स टू बी अ फिलोसॉफिकल फंडामेंटल चेंज, स्ट्रेटेजिक रिवर्सल, कि आपने जो सोसाइटी बनाई पिछले 75 साल में उसको चेंज करें। वरना भुट्टो साहब के पास क्या है, यही भुट्टो साहब कह रहे थे कि मोदी तो बुचर ऑफ गुजरात है, और उसने वो ओसामा बिन लादेन मारा गया, बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव। अब आप ये कह करके उसके बाद आप मोदी से मिल रहे हैं, तो मोदी को पीड़ा नहीं होगी। तो आप हम्म। सिंस अब आप ये डिप्लोमेटिक जो आपका मिशन है उसके हेड हैं बिलावल साहब, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। अगर आपकी ये है हम्म। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज हाउ यू वांट टू डील विद एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ठीक है, बढ़िया है। सो वेलकम। मुझे पता है ये मजबूरी है, मजबूरी ये है कि उनको सिग्नलिंग हो रही है कि भाई आपको कहीं से मदद आने वाली नहीं है। तो फिर आप अगर आप अपने उसको ठीक करें। आज सऊदीया ने भी मना कर दिया आपको, उनका आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट होना था, उनका मत है। क्योंकि आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आप सऊदीया जाएंगे पैसे मांगेंगे, आप इंडिया में आएंगे कहेंगे कश्मीर पे तुमने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है। मुसलमान इंडिया में एकदम से पसमंदा हालत में पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान, हर मुसलमान जो है वो सोने के पत्तल में बैठ करके ब्रेड बटर खा रहे हैं, और वो बाकी का जो बटा हुआ बटर है उससे वो ऑमलेट बना रहे हैं। अब इस माइंडसेट से वो आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन। आई डोंट थिंक ही इवन नोज व्हाट इज ही गोइंग टू डिस्कस। और एससीओ का चार्टर भी कुछ मुख्तलिफ सा है, अब वो एससीओ चार्टर से कितना रिलेवेंट बात करते हैं, देखते हैं। बट इट्स अ वेलकम स्टेट, वेलकम। आप आइए, आप लोग, हम पाकिस्तान की जनता को फिर से ईद की मुबारकबाद देंगे। आइए, अच्छी बातें करें, और उम्मीद करते हैं कि ये दुश्मनी, ये मन का मैल निकले। सो वेलकमिंग स्टेप। सर, किसी ने नीचे कमेंट किया है और वो ये कह रहे हैं कि सर के चैनल का लिंक जो है वो ज़रूर आप डाला करें। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो उसके बाद मैं सर की जो डिस्क्रिप्शन में जो डालूँगी वो लिंक सर का मैं पोस्ट कर दूँगी। तो आप ज़रूर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। उसके साथ डॉलर्स के हवाले से किसी ने कहा है कि सर उस पर भी आप वीडियो बनाएँ।
और अपने चैनल पर लगाइएगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो आने वाले टाइम में बेहतर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक मूव है? लाइक क्या समझते हैं आप? देखिए रिबाहा, मैं ना बहुत जगह पे बात कर चुका हूँ, तो आप अगर मतलब जो मैं इंटरेक्शंस करता हूँ, तो वो इंटरेक्शन ये है ना कि जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मसला क्या है, मसला इसको एक ये आपके चैनल पे बात ये आपके चैनल पे बात करने की जगह नहीं है। ये है जो आपकी सोसाइटी के थिंकर्स हैं वो बैठे और ये बताएं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया है। अगर वो विजन अभी भी इंटैक्ट है तो चले, फिर आप वही काम करते रहें। अगर वो जो पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस अब जो है वो फायदा नहीं दे रहा, तो फिर पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी को सही करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनको वैसे ही रखना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको कैसे आप वो कर दीजिएगा। तो पाकिस्तान की जनता जो है वो, उसको जितना बताया गया वो वही जानती है, उसको जो नहीं हम्म बताया गया वो जानने का सोर्स नहीं। अब दिक्कत ये है कि आजकल के में बच्चे, आप जैसे जो जो बच्चे हैं जो बहुत बहादुर हैं, और जो, अब मुझे पता है कि आप एक पैट्रियट पाकिस्तानी भी हैं, आप एक डिवाउट मुस्लिम भी हैं, आप सारे रोजे रखती हैं और आप सारे मतलब पांचों वक्त की नमाजें पढ़ती हैं बहुत डिवाउट रूप से। तो आपसे अच्छा मुसलमान या आपसे अच्छी पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे पता है आप कितना चैरिटी भी करती हैं कि अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, कि हम उनके लिए ये करते हैं वो करते हैं, अपने घर वालों की भी आप सेवा करती हैं। मुझे पता है आपकी पापा की तबीयत थोड़ी खराब है और आप उनको भी कितनी सेवा करती हैं। सो अब आप जैसे बच्चे जो आ रहे हैं, जिन्होंने ये किया है कि हमें दुश्मनियां भुलानी है और पाकिस्तान का भी भला हो हमारा भी भला हो, तो पाकिस्तान का भला तो तभी होगा जब पाकिस्तान अपना भला चाहेगा। तो वो अब कैसे होगा वो आपके लिए नहीं है, वो थिंकर्स हैं, उनको बैठना पड़ेगा। और जब तक वो रिविजिट नहीं करेंगे कि हमारी मतलब आइडेंटिटी, हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तब तक कुछ नहीं होगा। आप इतनी जहर भर चुकी है, वो उस जहर को पहले साफ करें, फिर उसके बाद इंसाफ करें। फिर हम्म उसके बाद बाकी की बात करें। सो सॉरी। सो मैं बट आप लोग बहुत वेलकमिंग हैं, मैं देख रहा हूँ आप जैसे यंग बच्चे जो है दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और हमारी तो दुआ है कि ऐसे ही काम करते रहिए। बट मुस्तकबिल अभी बहुत वो नहीं है, बिकॉज आप जिस जो आपका इंटरनल सिचुएशन है अभी, उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब इंडिया इंडिया के साथ आपके संबंध अभी कतई ठीक नहीं होने वाले हैं। पहले आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, सुपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सारे इदारे एक साथ बैठे, मंथन करें, रिसर्च करें कि भाई अब ये करना है, ये हमारा पाकिस्तान का कोर्स है। उनमें भारत के साथ रिश्ते तब ठीक होंगे जब उनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता ठीक होगा। वो हम्म पाकिस्तान की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जनता को क्या सोच देना चाहते हैं, पाकिस्तान की जनता के दिमाग में क्या भरना चाहते हैं, यह हम्म हिंदुस्तान का काम नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के संबंध सिर्फ पाकिस्तान से खराब है। अब इसको कैसे समझाएं हम? अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त है, मुस्लिम को ही देख लेना, पाकिस्तान और इंडिया अफगान का दोस्त है। अगर मुसलमानों से हमें दुश्मनी होती है, इंडिया ने सबसे ज्यादा अफगानी मुसलमानों की मदद की। अभी उनको 2 बार हमने गेहूं भेजा है, 50,000 मीट्रिक टन और 30,000 मीट्रिक टन 2 बार भेजा हमने। सीरिया में हम सबसे पहले पहुंचे उनकी मदद करने के लिए। सीरिया को हम अक्सर मदद करते रहते हैं। तुर्की में हमने जो है सबसे पहले अपना ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया और वहां के लोगों को निकाला, उनको राहत सामग्री पहुंचाई। उसके बाद आप देख लें जितने ये अरब ममालिक हैं, उनसे हमारी बहुत अच्छी वो बनती है। वो सब मोदी को पसंद करते हैं, मोदी जी की बातें सुनते हैं। मोदी जी को जो सऊदी अरेबिया ने अभी 2-3 साल पहले वो विजन विजन 2050 या विजन 2030 करके कोई एक वो कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसमें मोदी जी को स्पेशल गेस्ट स्पीकर बुलाया एज अ हेड ऑफ स्टेट। उनको बैठ के सारी बातें सुने थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी जी आपके यहाँ भाषण देने आए और दुनिया के लोग और आपके यहाँ के लोग सुने? वो तो उनको गालियां देने लगेंगे। तो ये जहन क्यों है, क्यों मुसलमान पाकिस्तान का अलग सोच रहा है और दुनिया का मुसलमान अलग सोच रहा है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा ना कि भाई शेख जायद कह रहे हैं कि मोदी मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है।
और इमरान खान और ये लोग कह रहे हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ये कैसे सर चलेगा? सर हमारी यूट्यूब फैमिली ने नीचे कमेंट किया है किसी ने कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको घुमाया जाए जम्मू कश्मीर में, उनकी रोड्स दिखाई जाए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी मुझे पूरा यकीन, आप ही बता रही थी, कितना तारीफ कर रही थी आप लाहौर और इस्लामाबाद के रोड की और सड़कों की, कि बहुत हुँ, अच्छे हाईटेक रोड्स बनी हुई हैं, बस स्टेशन है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पिछड़ा है, लेकिन हुँ। पॉइंट ये है ना कि मोदी जी एक विजनरी है इंसान है। मोदी जी जैसा लीडर मिलना ना इंडिया के लिए बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है। सर वो इसकी एग्ज़ाम एक तो जी, जी। आप बोले, आप बोले। सर इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अब आपने देखा ही होगा कि एप्पल की जो एक शोरूम उधर ओपन हुआ है इंडिया में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये इंडिया के बिज़नेस सेक्टर को देख के अट्रैक्ट होते हैं फॉरेनर्स, या फिर मोदी जी की कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ? क्या कहना चाहेंगे? दोनों। मोदी के साथ मिलने के बाद आप उनके मुरीद हो जाते हैं। मोदी को ईश्वर प्रदत्त वरदान है कि वो अपने शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं, उनके पास है वो क्षमता। और उस क्षमता का कारण ये है रिभा, जब आप दिल से बातें करते हैं ना, छल कपट नहीं होती आपके अंदर, तो आपको नफरत करने वाला भी प्यार कर पाए। हुँ, दिल से दूर पास बैठने से प्यार नहीं होता। हुँ, कैफे आजमी का शायरी शेर है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार। तो आपके अंदर अगर जब आप दिल से बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, दुनिया रेजोनेट करती है। अभी अमेरिका की वो आई थिंक कोई मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा मोदी वर्ल्ड लीडर है। अमेरिकन कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मोदी वर्ल्ड लीडर है। हुँ, दुनिया का सिर्फ 2-3 कंट्री ऐसी होंगी जो कहेंगी कि मोदी सबसे घटिया आदमी है, मोदी को तो, मोदी जब तक रहेगा देश को बर्बाद कर देगा। वो उसमें एक आपका मुल्क है और एक दो मुल्क और इधर उधर होंगे। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक आदमी को 100 में 90 लोग कह रहे हैं कि ये आदमी भैया जेन्युइन है, इससे बेहतर नेता वर्ल्ड लीडर, इंडिया का लीडर नहीं बोलते। वो ये नहीं कहते कि इंडिया का बेस्ट लीडर है, वो कह रहे वर्ल्ड लीडर है वो आदमी। उसको हुँ, पुतिन सुनता है, उसको बाइडेन सुनता है, उसको इमैनुअल मैक्रोन बहुत बड़ा वेटेज देता है, उसको ये जर्मनी के जो चांसलर हैं वो बहुत सुनते हैं। दुनिया उनको सुनती है कि दिस मैन हैज समथिंग टू से, दिस मैन हैज समथिंग टू ऑफर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टिम कुक, ये जो एप्पल है, अब आप देखें, जब मोदी जी आए थे, मुझे आज भी याद है, तो उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ पे ये मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज बनाते ही नहीं थे, सब चाइना से आता था। केस तक हुँ, भी है ना, वो चाइना से आता था। हुँ, उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च लॉन्च किया। हुँ, उन्होंने एक विजन दिखाया कि मेक इन इंडिया करना है। आज एप्पल इंडिया में, देखिए आप, यही लीडर्स होते हैं। सोचा उन्होंने और उन्होंने करके दिखा दिया। जब आप कुछ सोचती है ना कि मुझे वो करना है रिबा जी, तो फिर आपको ईद की गिफ्ट मिलती है। आप समझ रही हैं, आपको चाहने की, आपके अंदर वो एक होना चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला भी आपको पूरी शिद्दत से आपकी मदद करेगा। जैसे आप जो कर रही हैं अपने देश के लिए, कितना कंसर्न रहती हैं आप अपनी कंट्री के लिए। और आपके आपका ये समझ, जो आपका ये समझ है कि हमारी कंट्री की बेहतरी इसलिए है कि हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, तो हमारी ये जो दुश्मनी खत्म होगी, तो हम सारी एनर्जी को पॉजिटिव उसमें करेंगे। अगर आपकी कोई इतनी सिंपल सी वो बात नहीं समझ रहा है कि आप एक डिवाउट मुस्लिम हैं, एक डिवाउट पाकिस्तानी हैं, उसके बाद आप चाहती हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान मिलके रहें, आपके देश में भी खूब तरक्की हो, आपके यहाँ भी एप्पल खुले, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, हम भी चाहेंगे आपके यहाँ एप्पल खुले। लेकिन यस, मोदी जी की वजह से टिम कुक को आना, इसका तो श्रेय तो ज्यादा है भाई उनको। 2014 में हम केस तक नहीं बनाते थे, उस आदमी ने मैन्युफैक्चरिंग करवा दी। एप्पल अपना शोरूम हर जगह नहीं खोलता। हमारे यहाँ रिलायंस वाले बेचते थे एप्पल का वो लेकर के कॉन्ट्रैक्ट, एप्पल ने अपनी ऑफिस खोल दिया, अपना एम्प्लॉय खोल दिया, अपना रिसर्च सेंटर खोल दिया। आप समझ रही हैं इस बात को? हुँ, एप्पल आना पौना ब्रांड नहीं है। एप्पल हवावे या ये नहीं, एप्पल एप्पल है भाई। दुनिया के लोग इंतजार करते हैं। मुझे याद है, मुझे पता है, आप भी 3-4 एप्पल, जो 2-3 एप्पल को तो आप भी इंतजार कर रही है, ये वाला आया, अगला वाला हम खरीदें। भाई लोग बकायदा, जैसे लड़के लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतजार करते हैं, आजकल के लोग वो भैया एप्पल के नेक्स्ट प्रोडक्ट का लॉन्च का इंतजार करते हैं। एप्पल हर जगह है, मुझे पूरा यकीन है आपके पास भी 2-3 एप्पल तो होंगे ही घर में, अम्मा का, पापा का, भाई का, एप्पल होना ही है। तो और टिम कुक ने देखिए आके क्या किया। टिम कुक ने कहा नमस्ते भारत, ये नमस्ते मूवमेंट है और हम आ गए अब यहाँ पे।
तो ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, ये एप्पल का शोरूम नहीं है कि वो वहां से कहीं चाइना से बनवा करके और यहाँ बेच रहे हैं, यही मैन्युफैक्चर हो रहा है, यही बिक रहा है। सो मोदी और ये आपको एप्पल के आने का मतलब है कि अब इस आसपास के इलाके में जो एप्पल फोन जाएंगे, हो सकता है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा, हो सकता है ऐसा, कल को आप कोई एप्पल खरीदे 2-3 साल बाद लिखा उसमें मेक इन इंडिया गुड़गांव से, तो आपको वो फोन अच्छा लगेगा। मुझे हम तो ये भी चाहते हैं कि भाई मेक इन कराची भी हो, पर आप देख लें कि आप कराची में क्या बनाना चाहती हैं, ये तो आपकी चॉइस है। तो मेरा तो ये मानना है इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आप हमसे देखेंगे तो आप हमसे सीखेंगे, क्योंकि आप वही करते हैं, चाहे आप माने गालियां दें, आप वही करते हैं जो हिंदुस्तान करता है। उससे ज्यादा आपकी सोच नहीं, उससे ज्यादा आपकी पहचान नहीं। तो हमारे यहाँ एप्पल खुलेगा ना, अब आपके यहाँ सारा दिन एप्पल ही चलेगा कि हमको भी एप्पल लाना है, हमको भी एप्पल लाना है। समझ रहे हैं आप? आए, भगवान करे, भगवान करे, ईश्वर अल्लाह ताला करे कि आए। सही। तो सर ऑब्वियसली जब कोई भी फर्म वहाँ पर अपना इंडिया में बिजनेस अगर ओपन करती है तो उसमें जॉब जो है जॉब के मौके भी मिलते हैं और मेड इन इंडिया को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो सर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? लाइक क्या ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे आप बहुत अरसा पहले 2014 के राउंड अबाउट अगर देखें तो अभी भी आप लाइक चाइना पे उस कदर तो नहीं जिस तरह पहले था, लेकिन अब भी आप चाइना पे थोड़ा बहुत तो डिपेंडेंट हैं। लेकिन क्या वजह है कि चाइना से कंपनीज जो है वो इंडिया में मूव कर रही हैं? एक तो मेक इन इंडिया की पॉलिसी तो हो गई, तो उसके अलावा और क्या क्या रीजन है आपके? आप क्या क्या वैलिड रीजन समझते हैं? देखिए, अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है ना, इकोनॉमी डेवलपमेंट है, 3 स्टेजेस है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड देन सर्विस। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो 4 चीजें चाहिए होती हैं, एकदम प्लेन सिंपल इकोनॉमिक्स। मेरे जैसे सामान्य, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, आपको चाहिए होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1, कि आप कहीं फैक्ट्री खोलें, वहां से सामान दूसरी जगह पे जा सके, नियर बाई पोर्ट्स हो, वो पोर्ट्स एकदम से फर्स्ट क्लास हो, कि भाई एकदम आपका काम हो बढ़िया से हो, कि ये नहीं कि अब गड्ढे हैं तो ट्रक ही 4 दिन में पहुंच रहा है, माल को वो जो चोट लग रहा है सो अलग, आई मीन नहीं चलेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज आज की डेट में इसके बिना कुछ नहीं होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपको परमिशन लेने हैं बिजनेस करने की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने की, आप ऑनलाइन करें आवेदन, आपको किसी भी ऑफिस में फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, जिसे कहते हैं ई गवर्नेंस। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विच प्रमोट्स ई गवर्नेंस। क्यों जाए हम, भाई कौन है तू भाई कि आप आईएएस ऑफिसर हो गए या कोई हो गए तो हम आपके ऑफिस में क्यों चक्कर लगाए? हमें बिजनेस करना है तो हम आपको एक ईमेल भेज रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सब हमने अपलोड कर दिए हैं, आप हमें दे दें हमारे आप सारे डॉक्यूमेंट के, आप वेरिफिकेशन करवा लें, चेक करवा लें, हम आपको ऑफिस में क्यों बुलाना है, हम दूसरा काम कर लेंगे। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद ई गवर्नेंस। सेकेंड जो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौशल, जिसे कहते हैं कि आपके यहाँ का जो आदमी है उसके पास उसके उंगलियों में क्या हुनर है। ठीक है ना, बिकॉज कि हर कोई तो आपके यहाँ 100 पे 100 बच्चे तो एम टेक बी टेक मेडिकल नहीं पढ़ते हैं, तो उसके 5-10% लोग पढ़ते हैं, तो बाकी का जो 90% है जो ग्रेजुएट नहीं हो रहा है या बीए हिस्ट्री में करके क्या कर लेना है उसने। अब हर कोई आपके ऐसा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म में पढ़ करके और एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पास हो। तो अब बाकी के जो 80% लोग हैं, आप उनको क्या क्या हुनर दे रहे हैं उनके हाथों में? मैन्युफैक्चरिंग से वो हुनर दे दिया जाता है आदमी को, कौशल विकास हमारे यहाँ कहते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स कि आदमी बच्चा पैदा हो रहा है, वो जब 20 साल का बनता है तो उसको क्या आता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं रिबा जी कि आपको अगर कल को पैसे कमाने हैं तो आपको क्या आता है? आपको सिर्फ जर्नलिज्म आता है। मुझे क्या आता है? सिर्फ सिर्फ लॉ आता है। मेरी कार अभी कहीं खराब खराब हो जाए तो मैं तो उसको बना भी नहीं सकता, मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या है इसमें। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि आप जो है ये जो चौथी रिक्वायरमेंट है कौशल विकास के बाद, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अगर आपके यहाँ पे लोग वेलकम नहीं फील करेंगे, थ्रेटेंड फील करेंगे, चाहे वो लीगली हो, सोशली हो, वो इकोनॉमिकली हो, कि मैंने पैसा लगाया है मगर मुझे पता नहीं वो पैसा मिलेगा क्योंकि करप्शन इतना है, मैंने पैसा लगाया है लेकिन पता नहीं जो मेरे वहां पे आदमी बैठे हैं उनकी सिक्योरिटी मेरे हाथ में नहीं है, उनको कल को कोई मार दे कुछ भी नाम पे होकर के,
या हर कोई आके उनको बताने लगे कि तुम्हें ऐसे जीना है वैसे जीना है। सो ये जो रिक्वायरमेंट है ना सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो चार चीजें हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स की इंसानों को उतनी वो दें, ये चार चीजें पे मोदी जी ने जोर दिया। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ताबड़तोड़ नितिन गडकरी जी किया, रोडों का जाल बिछवा दिया उन्होंने, इनलैंड सी इनलैंड वाटर में जो है उन्होंने वो सब करवाना शुरू कर दिया। ई गवर्नेंस में तो मोदी जी ने सबको पिछाड़ी दिया। इंडिया में ई गवर्नेंस इस समय नंबर 1 पे चल रही है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया, आपका काम यूं होता है, यूं। तीसरी चीज कौशल विकास पे वो काम कर रहे हैं, उन्होंने जगह जगह यूनिट खोले हुए हैं कौशल विकास के, जहाँ के कि लोग जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो जो चौथी आपका चीज है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, जाके दुनिया भर में उन्होंने बोला आप आइए इंडिया में, आप आइए इंडिया में। और टिम कुक को जब ले आए तो यही चौथा एलिमेंट है। टिम कुक जब इंडिया में आके कह रहा है कि मैंने इंडिया में ये खोला है, तो बाकी जो बिजनेस है, भेड़ को देख के भेड़ बदलता है ना चाल अपनी, वो सब अब आएंगे, कह रहे भाई टिम कुक पहुंच गया, एप्पल इंडिया में पहुंच गया, तो हम क्यों पीछे रहे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्ट बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल एक्सेप्टेंस है, दुनिया ग्लोबल हो रही है। तो अगर वो अपनी लाइफस्टाइल और आपकी लाइफस्टाइल में अंतर नहीं पाते हैं, वो खाली पाते तो ज्योग्राफी की अंतर है, लेकिन कल्चरल शॉक ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। दुनिया एक दूसरे से हम हंगामा हम एक दूसरे से मिल रही है, आपको भी करना है। और चाइना का तो ये मोदी जी ने किया, ये उनकी दृष्टिकोण थी, बैक इन इंडिया किया, कौशल विकास किया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब किया। अब आपका चाइना वाला एंगल का जवाब मैं देता हूँ। चाइना जो जो ग्रोथ हुई है चाइना की, वो अनप्रेसिडेंटेड है। 79 में चाइना कुछ नहीं था, 79 से लेकर के ये 40 साल के बीच में चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दुनिया ने देख लिया। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पीसफुल नहीं है। चाइना हेजमनी चाहता है, चाइना दुनिया को दबाना चाहता है। चाइना अब बोलता है कि रूल वही जो मेरा हो, इंटरनेशनल रूल हम नहीं मानते, जो हम कह दें वही सही, खाता ना वही जो चाइना कहे वही सही। ये हिसाब किताब है चाइना का। चाइना की दूसरी समस्या है कि चाइना के कोई बहुत बड़े 2-3 हजार साल पहले कोई सज्जन किसी देश में चले गए थे, वो चाइना की टेरिटरी हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं। हमारे यहाँ होनसांग आ गए थे तो अब वो टेरिटरी चाइना की, क्योंकि किसी समय यहाँ पे चाइनीज का कोई वास रहा करता था। सो चाइनीज जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है वो थ्रेट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। इंडियन मॉडल ऑफ ग्रोथ जो है वो वेलकमिंग है, वो शेयरिंग है। दुनिया थ्रेटेंड फील नहीं करती, सिवाय आपको, आप छोड़ दें, अब आपकी एक एक्सेप्शनल वो है, आप ही कहते हैं कि हमें ये खा जाएंगे, हमें ये कर लेंगे, जबकि इंडिया नहीं खाना चाहता। इंडिया कहता है भाई आप वहीं खुश रहे, जो हो गया वो एक अच्छी चीज है, आप हमारे भाई है, अब दूर के ही भाई बने रहे। हमारा विलय अब मानसिक होना है, कोई फिजिकल विलय नहीं चाहते हम। अखंड भारत जब कहते हैं तो हम फिजिकल टेरिटरी की बात नहीं करते, हम मानसिक टेरिटरी की बात करते, कि आप इतना कह दें कि हम लोग एक ही थे, एक ही मिट्टी थी, एक ही पहचान था। हम ये ना कहें कि हम सदियों साथ रहे हैं, आप कहें कि हम सदियों यही रहे हैं, यही हम थे, हम वही हम हैं और यही हम है, कोई अंतर नहीं है। हमने एक अपना नजरिया बदला है, बस इतना ही करना है। कोई आपको जो जो ये अखंड भारत में ये नहीं कह रहा कि भैया लाहौर उठा करके बनारस के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में रख देंगे, कराची को लेकर के तमिलनाडु में डाल देंगे, ऐसा किसी का इरादा नहीं है। आप वहीं रहेंगे, आपकी लाइफस्टाइल वहीं रहेगी। अखंड भारत का मतलब है दिमागी विलय, दिमागों में नफरतों का हटना, प्यार बढ़ना, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट। कल कोई बाहर चाहे इंडिया जब आ जाए, हम जब चाहे पाकिस्तान चले जाए, आसानी से जाएं। ये ना हो डर कि हम जा रहे हैं तो भैया किडनी और जो आंखें हैं वहीं डोनेट करके आना पड़ेगा, लीवर का पता नहीं क्या गारंटी है कि मिलेगा भी नहीं मिलेगा। सो वो विलय की हम बात करें, फिजिकल विलय कोई नहीं कर रहा आपसे। आपका जो देश है वो बहुत आगे बढ़े, खूब फले फूले। मेंटल विलय है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब भारतीय होना। जब आप भारतीय हो जाएंगे, आपकी जमीन अपने आप भारतीय हो जाएगी भाई। तो हम लोग ये कहते हैं, तो जैसे आप चाहती है कि आपके देश का वो हो तरक्की, हम भी चाहते हैं। तो चाइना का वही एंगल है कि भाई आपके अलावा किसी को इंडिया से थ्रेट नहीं है। और चाइना अब डिक्लाइन पे है, हालांकि आज भी चाइना की जो आप फॉरेन रिजर्व देखे वो 3,000 बिलियन डॉलर है, इंडिया के पास सिर्फ 600 बिलियन डॉलर का है फॉरेन, 5 गुना का अंतर है। बट द थिंग इज दैट कि जो कोविड हुआ, दुनिया की लॉजिस्टिक गड़बड़ा गई, सप्लाई चेन गड़बड़ा गया, क्योंकि चाइना रियलिटी तो थी, दुनिया का फैक्ट्री था भाई चाइना। तो अब वो हो रहा है, अब वहां से लोग निकल रहे हैं तो कहाँ जाए। एक तो ये कि इंडिया बगल में है, दूसरा इंडिया की जो सोसाइटी है बड़ी वेलकमिंग है, पीसफुल है, डर नहीं है किसी को। तीसरा
कि ये जो गवर्नमेंट है ये बिजनेस फ्रेंडली है। इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को बहुत ज्यादा रैंक ऊपर दिलवा दिया। प्लस मोदी मीन्स बिजनेस, ही इज नॉट ब्यूरोक्रेटिक मैन। उसको ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन गए हैं तब हमारे पीछे 44 कार चलेगी। ही मीन्स बिजनेस, बिजनेस कीजिए, रिजल्ट लाइए। उन्होंने स्टार्टअप को फरोग दिया। अब लोगों के अंदर बिजनेस को लेके वो शर्म नहीं है। पहले क्या होता था कि सरकारी बाबू नहीं बने, आप प्रोफेसर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, तो लोग ना बिजनेस करने में शर्माते थे कि बिजनेस नहीं करेंगे। अब बिजनेस एक लोगों ने अपने उस पे लिया हुआ है, हम स्टार्टअप करेंगे, हम नई चीज करेंगे, कुछ नया खोजेंगे। तो वो चेंज हो रहा है। तो जब चाइना उसमें उसने अपनी जितना उनका था होना वो उन्होंने कर दिया। अब जो है वो जो पाई है इट इज गोइंग टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। चाइना से सब कुछ तो नहीं हट जाएगा। हम चाइना पे डिपेंडेंट है अभी, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही। बहुत हद तक उनका वो एकदम से आप नहीं खत्म। 40 साल से जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है दुनिया की, वो एकदम से खत्म हो जाएगी ऐसे नहीं, समय लगेगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये कि उसका जो डिवीजन होगा कौन कितना पाएगा। इंडिया को अच्छा शेयर मिलेगा क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि वो भी चाहते हैं कि चाइना को काउंटर करना है। तो इंडिया को इकोनॉमिकली, इंडिया भी कह रहा है कि आप हमको लड़ाना चाहते हैं मगर हम क्या चाहते हैं, हमें हमें आपके ये नहीं चाहिए पैटर्न टैंक और न्यूक्लियर वेपन, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए बिजनेस, हम इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि एप्पल का शोरूम इंडिया में खुल गया। इस तरह की बहुत सारी बिजनेस इंडिया में आ रहे हैं, उसके लिए भी कंग्रेचुलेशन। हमें भी चाहिए कि हम हर फील्ड में आगे आएँ और बहुत ज़्यादा तरक्की करें जिस तरह इंडिया कर रहा है। और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने शोरूम्स जो है पाकिस्तान में भी ओपन करें ताकि पाकिस्तान भी तरक्की की राहों में गामजन हो सके, और हमें सीखना चाहिए। तो इस बात पे मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि उनकी विजन की वजह से आज ये जो इतनी बड़ी सक्सेस है वो पॉसिबल हो सकी है। आने वाले टाइम में भारत जो है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। 5वीं बड़ी सुपर पावर तो वो बन चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरी अप्रिशिएशन से कोई फ़र्क तो ख़ैर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और हमें दें इजाज़त, और अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें, और सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपने सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।